नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जब यूरोप की कंपनियां मतलब व्यापारी बनकर भारत आए मसाले और मुनाफे के लिए। लेकिन हुआ ये कि देखते ही देखते वो यहाँ की सियासत पर मतलब राजनीति पर पूरी तरह छा गईं। सोचिए वो भारत जिसकी दौलत, जिसके मसाले, कपड़े, रेशम, हीरे दुनिया भर में मशहूर थे और इसी खिंचाव ने यूरोप के लोगों को यहाँ खींच लाया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल। और ये देखिए, सिर्फ कोई जहाजों के आने जाने या सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है। ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है जिसने आगे की कई सदियों की दिशा ही बदल दी। कैसे वो छोटी छोटी कोठियां जो समुद्र किनारे बनी वो धीरे धीरे किले बन गईं, और कैसे वो लोग जो हिसाब किताब रखते थे वो तलवार चलाने लगे, शासक बन गए। आज हम मुख्य रूप से 4 यूरोपीय ताकतों पर फोकस करेंगे: पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखेंगे कि कब आए, कहां अड्डे बनाए, उनके इरादे कैसे बदलते गए और आखिर में भारत पर इसका असर क्या पड़ा। तो शुरुआत पुर्तगालियों से करते हैं। वही थे जो सबसे पहले समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे। साल था 1498 ना, जब वास्को डी गामा का जहाज केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। कहते हैं वहां के राजा जमोरिन ने स्वागत भी किया था उनका। हाँ, स्वागत तो किया था। जमोरिन ने शायद मेहमान नवाजी में किया होगा, पर उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये किस चीज की शुरुआत है। देखिए, पुर्तगालियों का मकसद सिर्फ मसाला व्यापार नहीं था, खासकर काली मिर्च। वो तो था ही, पर उनका एक बड़ा लक्ष्य था हिंद महासागर के जो समुद्री रास्ते हैं उन पर अपना कंट्रोल जमाना। एस्तादो द इंडिया कहते थे वो इसे। वो चाहते थे कि हर जहाज जो इस इलाके से गुजरे वो उनसे एक परमिट ले। कारताज कहते थे उसको। एक तरह की समुद्री दादागिरी समझ लीजिए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ व्यापार नहीं, समुद्र पर कब्जा भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ समुद्र तक ही नहीं रुका। 1510 में एक गवर्नर था उनका, अल्फोंसो द एल्बुकर्क, बहुत एम्बिशियस। उसने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया। हाँ, और ये बहुत बड़ी घटना थी। ये पहली बार था कि किसी यूरोपियन पावर ने भारत की जमीन पर बाकायदा कब्जा करके उसे अपना हेडक्वार्टर बनाया। गोवा, दमन, दीव, ये तो आजादी के बाद तक पुर्तगाली कंट्रोल में रहे। तो ये समझिए कि भारत में यूरोपीय राज की नींव का पहला पत्थर था ये। तो पुर्तगालियों ने एक तरह से रास्ता खोल दिया, फिर उनके पीछे पीछे और भी आए होंगे। डच कब आए? हाँ, पुर्तगालियों के लगभग 100 साल बाद डच आए। 1602 में उनकी कंपनी बनी, वेरेनिदे ओस्ट इंडिशे कंपनी, जिसे हम VOC या डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और ये अपने आप में गजब की चीज थी। दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह सकते हैं इसे। शेयर इशू करने का, संधि करने का, यहाँ तक कि सेना रखने और लड़ाई करने का भी अधिकार था इसे। आप रे, एक कंपनी को लड़ाई का अधिकार? हाँ बिल्कुल। 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और इनका व्यापार किस चीज में था? ये भी मसाले ही ढूंढ रहे थे? मसाले तो थे, पर इनका ज्यादा जोर इंडोनेशियाई द्वीपों पर था, जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स कहते हैं। भारत में ये लोग मुख्य रूप से कॉटन, सिल्क, शोरा मतलब सॉल्ट पीटर जो बारूद में काम आता है, और नील, इंडिगो, इसके व्यापार में थे। पुलिकट में तो उन्होंने अपनी टकसाल मतलब सिक्के ढालने की जगह भी बनाई। सूरत, बंगाल में चिंसुरा, नागपट्टनम, कई जगह इनके सेंटर थे। और सच कहूं तो व्यापार के मामले में अपने ऑर्गेनाइजेशन और पैसे के दम पे ये पुर्तगालियों से कहीं आगे निकल गए थे जल्दी ही। आपने कहा कि VOC बहुत ताकतवर कंपनी थी, युद्ध भी कर सकती थी। ये तो कमाल की बात है किसी प्राइवेट कंपनी के लिए। बिल्कुल। VOC सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं थी, वो डच स्टेट का एक औजार भी थी। उनके पास अपनी नेवी थी, अपनी आर्मी थी, और व्यापार में भी बहुत निर्मम थे वो। मसाला द्वीपों पर मोनोपोली के लिए उन्होंने वहां के लोगों पर जुल्म भी किए और अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स से, खासकर अंग्रेजों और पुर्तगालियों से लगातार लड़ते रहे। हालांकि भारत में क्या हुआ कि अंग्रेजों से बढ़ती कंपटीशन और यूरोप में जो लड़ाइयां चल रही थीं, उसके वजह से उनका ध्यान धीरे धीरे इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा चला गया। भारत में वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। ये उस दौर की यूरोपीय ताकतों के बीच की जो गला काट प्रतिस्पर्धा थी ना, उसको दिखाता है। कोई आगे कोई पीछे। और इसी रेस में आखिरकार सबसे आगे निकले अंग्रेज। इनकी कहानी तो सच में, जैसे आपने कहा, ट्रेडर्स टू रूलर्स वाली है।
हाँ, अंग्रेजों की कहानी तो है ही ऐसी। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC बनी 31 दिसंबर 1600 को। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इजाजत दी कि भाई पूरब के साथ व्यापार करो, तुम्हारी मोनोपोली। शुरुआत थोड़ी धीमी थी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगने। कुछ साल लगे, पर 1613 में फाइनली उन्हें सूरत में एक परमानेंट फैक्ट्री खोलने की शाही इजाजत मिल गई। सूरत तो बस एक पड़ाव था, उन्होंने तो धीरे धीरे पूरे भारत में अपने पैर फैला लिए। हाँ, बिल्कुल सही। सूरत वेस्ट में उनका पहला बड़ा अड्डा बना। फिर साउथ में देखिए, 1639 में उन्होंने मद्रास, आज का चेन्नई, वहां जमीन खरीदी और फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। वो उनका साउथ का सेंटर बन गया। और वेस्ट में एक बड़ा मोड़ आया 1668 में। इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। उनकी शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी से। दहेज में उन्हें बॉम्बे मिला, आज का मुंबई। दहेज में बॉम्बे? हाँ, और राजा ने क्या किया, उसे सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या सिर्फ 10 पाउंड सालाना? ये तो लगभग मुफ्त हो गया आज के हिसाब से। क्या ये दिखाता है कि पुर्तगाली अब कमजोर हो रहे थे? यकीनन, ये साफ दिखाता है कि पुर्तगालियों का दबदबा कम हो रहा था और अंग्रेज ऊपर आ रहे थे। बॉम्बे का नेचुरल हार्बर था, तो वो जल्दी सूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वेस्टर्न इंडिया में अंग्रेजी ताकत का मेन सेंटर बन गया। और फिर पूरब में 1690 के आसपास उन्होंने हुगली नदी के किनारे 3 गांव लिए, सुतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर। इनकी जमींदारी मिल गई। यही आगे चलकर कलकत्ता शहर बना, आज का कलकत्ता, और ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा। तो ये 3 शहर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये ब्रिटिश एम्बिशन के 3 पिलर बन गए भारत में। और शायद यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ होगा। मतलब व्यापार तो चल ही रहा था, पर राजनीति में भी दखल अंदाजी तेज हो गई होगी। बिल्कुल। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते, मतलब 1750s तक, हालात बहुत बदल चुके हैं। मुगल सल्तनत कमजोर हो गई थी। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था जो आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने भी इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। पहले तो लोकल राजाओं से व्यापार में छूट मांगी, फिर उनके आपसी झगड़ा में एक का साथ देना शुरू किया, दूसरे के खिलाफ मिलिट्री हेल्प दी, और धीरे धीरे वो खुद ही किंग मेकर बन बैठे। कंपनी के अफसर अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो डिप्लोमेट भी थे, मिलिट्री कमांडर भी। और इसी चक्कर में वो 2 लड़ाइयां हुई जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया, प्लासी और बक्सर। हाँ, ये 2 युद्ध तो टर्निंग पॉइंट थे। पहला 1757 का प्लासी का युद्ध। कहने को तो ये कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई थी, पर असल में ये रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेसी की जीत थी। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर और दूसरे दरबारियों को अपनी तरफ मिला लिया था। मैदान में तो बहुत कम लड़ाई हुई, ज्यादातर खेल तो पहले ही पर्दे के पीछे हो चुका था। तो प्लासी असल में लड़ाई कम, एक तरह का धोखा ज्यादा था, पर इसका असर तो बहुत बड़ा हुआ होगा। बिल्कुल। प्लासी की जीत ने बंगाल का खजाना कंपनी के लिए खोल दिया। मीर जाफर नवाब बन गया, पर वो अंग्रेजों की कठपुतली था। बंगाल का जो पैसा मिला, उससे कंपनी न सिर्फ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गई, बल्कि उसी पैसे से उन्होंने अपनी फौज बढ़ाई और भारत के दूसरे हिस्सों में अपने कॉम्पिटिटर्स को हराया, खासकर फ्रांसीसियों को। और दूसरी लड़ाई बक्सर वाली, वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ये प्लासी से बिल्कुल अलग था। इसमें अंग्रेजों की सेना का सामना 3 बड़ी इंडियन पावर्स की जॉइंट आर्मी से हुआ। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और बंगाल के एक्स नवाब मीर कासिम। इस बार अंग्रेजों ने किसी साजिश से नहीं, बल्कि अपनी बेहतर मिलिट्री प्लानिंग और डिसिप्लिन के दम पर एक क्लियर जीत हासिल की। ये एक असली मिलिट्री विक्ट्री थी। और इस जीत का नतीजा क्या हुआ इसके बाद? इस जीत के बाद हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी? हाँ, मतलब? दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट। सोचिए, एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी अब इंडिया के सबसे अमीर इलाकों में टैक्स कलेक्टर बन गई थी। ये सिर्फ व्यापार में बढ़त नहीं थी, ये भारत में ब्रिटिश राज की, आप कह सकते हैं, औपचारिक शुरुआत थी। कंपनी अब रूलर बन चुकी थी, भले ही नाम अभी भी मुगल बादशाह का चल रहा था। ये तो वाकई व्यापार से साम्राज्य वाला सफर पूरा होने जैसा था। पर इस पूरी कहानी में फ्रांसीसी कहाँ फिट होते हैं? वो भी तो थे मैदान में। सेखा, फ्रांसीसियों को बिल्कुल नहीं भूल सकते। उनकी कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी, अंग्रेजों के काफी बाद। उन्होंने भी 1668 में सूरत से ही शुरू किया। उनका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर बना
पौंडीचेरी, आज का पुदुचेरी, उसे फ्रांसवा मार्टिन ने डेवलप किया था। इसके अलावा बंगाल में चंदन नगर, मालाबार कोस्ट पर माहे, कोरोमंडल कोस्ट पर कराईकल, ये उनके खास ठिकाने थे। और जाहिर है भारत में उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तो अंग्रेज ही रहे होंगे। निश्चित रूप से 18वीं सदी में भारत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की जंग का मैदान बन गया। और ये लड़ाई सिर्फ इंडिया में नहीं थी, ये यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह उनकी जो ग्लोबल राइवलरी चल रही थी उसी का हिस्सा थी। इंडिया में ये झगड़ा मुख्य रूप से साउथ इंडिया के कर्नाटक रीजन में हुआ, इसीलिए इसे कर्नाटक युद्ध कहते हैं। 3 युद्ध हुए थे 1746 से 1763 के बीच। तो इन युद्धों में क्या हुआ? फ्रांसीसी कैसे हार गए? देखिए, शुरुआत में फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। वो काफी कामयाब रहा। डुप्ले बहुत क्लेवर था। उसी ने ये तरीका शुरू किया था कि इंडियन रूलर्स के झगड़ों में सीधे दखल दो और इंडियन सिपाहियों को यूरोपियन तरीके से ट्रेन करके अपनी फौज में इस्तेमाल करो। ये तरीका बाद में अंग्रेजों ने भी खूब अपनाया, लेकिन आखिर में फ्रांसीसी हार गए। 1760 में एक लड़ाई हुई, वांडी वॉश की लड़ाई। वो डिसाइसिव थी। उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। अंग्रेज क्यों जीते? क्या उनकी आर्मी बेहतर थी या कोई और वजह? कई कारण थे। एक तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियली फ्रांसीसी कंपनी से ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा इंडिपेंडेंट थी। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी कंट्रोल ज्यादा था, ब्यूरोक्रेसी थी। फिर अंग्रेजों की नेवी, रॉयल नेवी, वो फ्रांसीसियों से बेहतर थी। समुद्र से सप्लाई और मदद पहुंचाने में ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और हाँ, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लीडर्स भी थे अंग्रेजों के पास। तो इन युद्धों के बाद फ्रांसीसी ताकत सिर्फ पौंडीचेरी और कुछ छोटी जगहों तक ही सिमट गई। वो फिर कभी अंग्रेजों के लिए सीरियस चैलेंज नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये 4 मुख्य यूरोपियन ताकतें, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, भारत के व्यापार और दौलत की तरफ खींची चली आईं। उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई, व्यापार किया, आपस में भी लड़े और यहाँ की राजनीति में भी घुस गए। और इस पूरी रेस में आखिर में अंग्रेज जीत गए और व्यापारी से शासक बन बैठे। इसका भारत के लिए क्या मतलब निकला आखिर में? इसका सीधा और बहुत गहरा मतलब निकला। मतलब एक ही भारत यूरोपियन कोलोनियलिज्म के, मतलब उपनिवेशवाद के एक लंबे और मुश्किल दौर में दाखिल हो गया। जो कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो अब यहाँ की मालिक बन बैठी। जो पहले सिर्फ व्यापार का शोषण था, वो अब राजनीतिक गुलामी बन गया। भारत की दौलत इंग्लैंड जाने लगी, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। यहाँ के पुराने उद्योग धंधे खत्म होने लगे। अंग्रेजों ने अपने कानून, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया, जिसने भारतीय समाज को पूरी तरह बदल दिया। ये सब दिखाता है कि कैसे बाहरी ताकतें किसी देश की अंदरूनी कमजोरियों का, फूट का फायदा उठा सकती हैं, और कैसे पैसे का लालच अक्सर सियासत पर कब्जे की ख्वाहिश बन जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिससे भारत की पूरी दिशा ही बदल दी। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। कभी सोचिए, अगर उस वक्त 17वीं 18वीं सदी में भारत के राजा महाराजा इन यूरोपियन कंपनियों की असलियत को टाइम पर समझ जाते, या अगर वो आपसी झगड़े छोड़ के एक हो जाते, तो क्या भारत का इतिहास वही होता जो हम आज जानते हैं? या मान लीजिए, अगर इस रेस में अंग्रेजों की जगह फ्रांसीसी जीत जाते, तो क्या फ्रेंच राज ब्रिटिश राज से बहुत अलग होता? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, उसके अलग अलग रास्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, और ये समझने में मदद करते हैं कि आज हम जहां हैं वहां पहुंचे कैसे।